Hello students, I am Akanksha Dudi, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज जो आपका पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसका हम अगला चैप्टर कोल्ड वार यानी शीत युद्ध शुरू करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेजर इंटरनेशनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे वो क्या क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी, ये हमने कवर कर लिया था। उसमें भी हमने देखा था कि साम्यवाद का प्रसार था वो बढ़ रहा था। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड वार शीत युद्ध, तो उसमें क्या था कि जो विश्व था वो दो गुटों में बंट गया था। एक का नेतृत्व सोवियत रूस यानी यूएसएसआर कर रहा था जो कि साम्यवादी गुट था, और दूसरे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था जो कि एक पूंजीवादी गुट था। तो यहाँ पर हमने दो नाम देखे, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो कोल्ड वार शुरू करने से पहले हमें इनका मतलब पता होना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा ये पूरा टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज़ कम्युनिज्म या सोशलिज्म, यानी पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, आखिर ये हैं क्या। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजीज़ हैं यानी विचारधाराएं हैं जो ये बताती हैं कि एक राज्य को किस चीज़ों पर अपने आप को बेस रखना चाहिए, कि एक राज्य का काम क्या होना चाहिए या फिर एक इंडिविजुअल का काम क्या होना चाहिए या एक सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए। तो एक विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है पूंजी, ठीक है। इसमें क्या था कि कैपिटलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जैसे हमें एक पेन का निर्माण करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए पहले ज़मीन ढूंढी जाती है, फिर वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है, फिर उस फैक्ट्री में टूल्स लगाए जाते हैं जिनसे उस चीज़ का प्रोडक्शन हो। तो ये जो लैंड है, जो फैक्ट्री है, वहाँ की जो मशीनरी है, वो टूल्स है। तो ये सब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन के साधन है जिनसे हम विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद रखना है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दीज आइडियोलॉजीज़। की बस डिफरेंस इतना है कि कैपिटलिज्म में कहा जाता है कि जो उत्पादन के साधन हैं दे शुड बी प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड मतलब कि जो पर्सन्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर सकते हैं। जबकि कम्युनिज्म में कहा जाता है कि जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट को ओन करना चाहिए यानी स्टेट के अंडर होनी चाहिए। तो पहले हम कैपिटलिज्म की बात कर लेते हैं। तो इनका बेसिकली क्या मतलब है कैपिटलिज्म का, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन हैं, वो प्राइवेट हाथों में होंगे, उसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी पूंजीवाद है वो अहस्तक्षेप की नीति पर चलता है, जिसमें स्टेट है वो जो ट्रेड है यानी व्यापार है, लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं, क्या वस्तुओं के दाम हैं, क्या सप्लाई क्या डिमांड, उसमें अपना इंटरवेंशन नहीं करता है। तो अब इसमें पूंजीवाद में ये क्यों माना जाता है कि आदमी, प्राइवेट फर्म्स हैं, जो आदमी हैं, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए यानी उत्पादन के साधन स्टेट की बजाय उनके पास होने चाहिए। क्योंकि पूंजीवाद ये बिलीव करता है कि आदमी एक रैशनल क्रिएचर है यानी आदमी के पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, तो वो खुद के इंटरेस्ट में और सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर सकता है। वो ऐसे डिसीजंस ले सकता है जिससे उसका खुद का भी भला हो और सोसाइटी का भी भला हो। यानी ये इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं जो कि है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब है कि कोई भी विचारधारा जो दूसरी चीज़ों की बजाय, जैसे सोसाइटी है या फिर ग्रुप्स हैं, उनकी बजाय व्यक्ति पर फोकस करती है यानी व्यक्ति ही सब कुछ है। इनके अनुसार जो सोसाइटी है वो व्यक्तियों का योग मात्र है, व्यक्तियों के अलावा सोसाइटी कुछ भी नहीं है। तो ये व्यक्ति पर बिलीव करते हैं, उसके रैशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, उसके विवेक, उसकी बुद्धि पे बिलीव करते हैं कि व्यक्ति को अगर हम अकेला छोड़ देंगे, स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा, तो भी वह अच्छे डिसीजंस ले सकता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। तो कैपिटलिज्म का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन्ड होने चाहिए, व्यक्तियों के पास होने चाहिए, इसमें स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल का एक विवेक है, बुद्धि है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा काम कर सकता है। सेकेंड थिंग, ये इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्ति के अधिकारों पर फोकस करते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति को कुछ ऐसे नेचुरल अधिकार मिले हुए हैं जो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट का मतलब यहाँ है कंट्री, किसी भी देश,
ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है। तो कोई भी देश उसके जो राइट्स मिले हुए हैं वो नहीं छीन सकता। स्टेट का मतलब यहाँ है कंट्री। ओके, कैपिटल जो एस लिखा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, उसका मतलब होता है कंट्री। तो जो कोई भी हायर अथॉरिटी है वो व्यक्ति के राइट्स नहीं छीन सकती, यानी इंडिविजुअल इज़ बोर्न विद सम नेचुरल राइट्स दैट कांट बी ट्रांसग्रेस्ड बाय एनी अथॉरिटी। तो ये क्या है, दो चीज़ों में बिलीव करते हैं कि व्यक्ति को ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो कोई नहीं छीन सकता। उन अधिकारों में एक अधिकार है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, यानी व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाया हुआ, अपनी कैपेबिलिटी, जो उसकी कैपेबिलिटी है उससे कमाया हुआ धन वो कैसे भी यूज़ करे, उसको कैसे भी प्रोटेक्ट करे, कैसे भी रखे, चाहे तो रखे चाहे तो बेच दे, उस प्रॉपर्टी पर उसका खुद का हक है, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। यानी इंडिविजुअल के राइट्स हैं, उनमें एक राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। व्यक्ति के पास हक है कि वो प्रॉपर्टी का अर्जन करे, उसका यूज़ करे, उसको रखे, उसको बेचे, वो उसकी मर्ज़ी है, उससे उसका राइट टू प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ये था कैपिटलिज्म। तो बेसिक चीज़ क्या है इसमें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट, यानी प्राइवेट ओनरशिप होती है, स्टेट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, अब इसका थोड़ा इवोल्यूशन देख लेते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। पहले क्या था, यूरोप में फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है ऊपर राजा होगा, उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे और उसके नीचे सर्फ्स यानी किसान होंगे। तो क्या करता था राजा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई लैंड है, ठीक है, ये राजा ने एक फ्यूडल लॉर्ड को दे दी, तो इस लैंड पे उसका अधिकार होगा, इस पर वो खेती करवाएगा और खेती करने वाले कहे जाएंगे सर्फ्स यानी किसान। ठीक है, तो वो खेती करवाएगा और यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होगा सारा उसके पास जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा सारा उस फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा, उन किसानों का उस पर कोई हक नहीं होगा। बदले में वहाँ उनको रहने के लिए ज़मीन दे देगा और बनाने के लिए घर दे देगा, लेकिन उसको कोई प्रॉफिट, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्या होता था कि जो किसान थे गरीब के गरीब रह जाते थे, ये कमा नहीं पाते थे, आगे अमीर नहीं हो पाते थे, और एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास बनी रहती थी। उसके बाद लोगों में इससे क्या हुआ, निराशाजनक स्थिति पैदा हुई। जैसे जैसे वो जागरूक हुए तो उनको लगा कि हमारी स्थिति तो बिल्कुल में सुधार नहीं आ रहा है, और इससे क्या था कि मार्केट का भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, यानी जो एक सोसाइटी है उसमें ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कोई कंपटीशन नहीं था। अब कोई चीज़ में कंपटीशन होता है, जैसे दो आदमियों में कंपटीशन है कुछ बनाने का, तो दोनों कोशिश करेंगे कि हमारी चीज़ बेस्ट बने और हम उसको अच्छे दामों पर बेचें। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होता है, लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड अप होता है, क्योंकि लोगों को भी अच्छी चीज़ मिलती है आपस में कंपटीशन से, और जो चीज़ों के जो दाम हैं वो भी रेगुलेट रहते हैं, क्योंकि अगर एक जना अपनी चीज़ के दाम हाई करेगा तो दूसरा उसको भी रीज़नेबल रेट पे बेचेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो रीज़नेबल रेट वाला है वो ख़रीदेंगे, रीज़नेबल रेट वाला है वो ख़रीदेंगे। तो इसलिए क्या है कि कोई अपने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कर सकता है। तो इसमें ये लोग, इन कैपिटलिज्म का मानना था कि प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने सहने का तरीका है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपस में लोगों का कंपटीशन होगा, तो अच्छी चीज़ बेची जाएगी, अच्छी चीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, तो हम पीछे जाते हैं वापस कि फ्यूडल लॉर्ड जैसे होता था, उसको लैंड दे दी जाती थी और वहाँ पे वो खेती करवाता था, लेकिन बदले में उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। तो इससे इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था, तो उनमें निराशा आई, तो इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो उसके बाद जब आवाज़ उठाई तब सेकंड फेज़ आया, अभी देखते हैं, एक सेकंड, फिर उसका सेकंड फेज़ आया। पहले देख लेते हैं कैपिटलिज्म का मतलब, जो मैंने बताया था कि यहाँ यही है कि फ्री प्राइस सिस्टम है, जहाँ पे प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। तो इसमें है क्या, लेजिस्फेयर का मतलब क्या है, स्टेट इसमें है हस्तक्षेप, स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट और स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा। प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज आर प्राइवेटली ओन्ड, मैंने बताया था कि प्राइवेट हाथों में होंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वे मानते हैं कि स्टेट को कोई ज़्यादा रोल नहीं निभाना है, स्टेट का काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों की जो लाइफ है, जो प्रॉपर्टी है, ऐसे कानून बनाए कि जिनसे लोगों की जान
को प्रोटेक्शन मिले, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिले और उनकी फ्रीडम है, उनकी स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्शन मिले बस। जो इकोनॉमी एक्टिविटी है यानी जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसमें लोग आपस में अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, तो ए लेजिस फेयर स्टेट एंड फ्री मार्केट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड। तो ऐसा एकदम आइडियल सिचुएशन तो आई नहीं कभी। तो अब कैपिटलिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें क्या है, स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी, प्राइवेट हाथों में जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन होंगे, और सप्लाई और डिमांड के कारण जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड होंगी। सप्लाई और डिमांड का क्या मतलब है यहाँ देख लेते हैं। जैसे किसी चीज़ का डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने 10 पेन बनाए, अब इसको ख़रीदने वाले 20 लोग हैं, तो इस पेन की जो 10 पेन है उनकी कीमत ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पेन कम है, ख़रीदार ज़्यादा है, तो मैं इनको चाहूँ तो अच्छे दामों पर भी बेच सकती हूँ, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा प्राइस पर भी ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने 10 पेन बनाए और यहाँ पे ख़रीदार हैं सिर्फ 2, यानी मेरे जो पेन बनाए थे उनको ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं। तो अब क्या होगा कि मुझे पेन कैसे ना कैसे करके बेचने हैं, क्योंकि मेरी लागत लग चुकी है। भाई पेन बनाने में खर्चा तो आता ही है ना, तो खर्चा लग चुका है तो नुकसान होगा अगर एक भी पेन नहीं बिकेगा, और कोई लेने वाला है नहीं, सिर्फ 2 लोग हैं लेने वाले। तो मैं ये सोचूंगी, जैसे मैंने इसकी कीमत एक पेन की 5 रुपये रखी, लेकिन ये बिक नहीं रहा है, तो मैं क्या सोचूंगी कि 2 लोग लेने वाले हैं, उनको मैं 2-2 रुपये में बेच दूँ तो एटलीस्ट ये 2 लोग तो खरीदेंगे। आ रही है बात समझ में? तो सप्लाई और डिमांड यानी किसी चीज़ की डिमांड, एक सेकेंड, हाँ, किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ की प्राइस भी बढ़ेगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। और किसी चीज़ की डिमांड है ही नहीं, बिल्कुल लो है, डिमांड हो ही नहीं रही है, तो उस चीज़ की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बना के करेंगे क्या उन वस्तुओं का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, आगे बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें डिमांड और सप्लाई के कारण है वो प्राइसेस अपने आप रेगुलेट हो जाती हैं, उसमें स्टेट को इंटरवेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, प्राइसेस अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसी सप्लाई होगी, जैसे मतलब डिमांड होगी, वैसी उन चीज़ों की सप्लाई हो जाएगी, वैसी ही प्राइस हो जाएगी। जैसे पेन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम कहाँ पढ़ रहे थे कि फ्यूडलिज्म था, उसमें बहुत ख़राब कंडीशंस थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने इंडस्ट्रीज़, उसके बाद जो फेज़ आया वो था मर्केंटलाइज्म, यानी उसके बाद ट्रेड पे आधारित इकोनॉमी स्टार्ट होगी, जिसमें ट्रेड होता था। क्या होता था कि कोई अगर व्यापारी है तो वो यहाँ इस जगह लाकर रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इस जगह पर इन लोगों को दे देता था, वो लोग फिर इसका उत्पादन करके इसको वापस दे देते थे, और ये दूसरी जगह जाकर उस सामान को यहाँ से इकट्ठा करके दूसरी जगह जाकर बेच देता था, जहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। यानी इसमें इंडस्ट्री नहीं लगाता था, वो कहीं से रॉ मटेरियल लाया, यहाँ पर उसको चीप लेबर यानी सस्ते दाम में लोग उसको बना कर दे रहे हैं। वो चीज़ 2 चीज़ उसने यहाँ से बनाई तो उसके सस्ती पड़ी, फिर उसने जाकर जहाँ पे अच्छे दाम मिल रहे हैं उस चीज़ के, वहाँ जाकर उसने बेच दी। यानी यहाँ पर सिर्फ लेन देन चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ अभी डेवलप नहीं हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो था सेकेंड फेज़। अर्ली फेज़ क्या था, फ्यूडलिज्म। बाद का फेज़ था ट्रेड वाला, मर्केंटलाइज्म, जिसमें क्या होता था कि एक जगह से चीज़ उठाकर दूसरी जगह जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ बेच दी जाती थी, जहाज़ में या फिर किसी भी जगह इन सामान को लाद कर और दूसरी जगह बेच दिया जाता था। फिर अगला जो आया वो था इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि उन लोगों ने ये सोचा कि भाई यहाँ से माल उठाकर मैं वहाँ बेच रहा हूँ जहाँ पर अच्छे दाम मिल रहे हैं, यहाँ लोग बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहीं इंडस्ट्री लगा लूँ जहाँ पर अच्छे दाम मिल रहे हैं और ये लेबर यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा, व्यापारियों ने, जो व्यापारी थे, जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ मुझे चीप लेबर यानी सस्ता लेबर मिल रहा है, तो क्यों ना इन लोगों को मैं वहाँ ले जाऊँ। अब क्योंकि ये खर्चा बच जाएगा ना फिर आने जाने का, यहाँ से सामान उठाने का फिर ले जाने का, तो उन्होंने सोचा कि इन लेबर्स को वहीं ले जाया जाए जहाँ इस जगह इसको अच्छे दाम मिल रहे थे, यहाँ पर चीप लेबर था, तो इन लोगों को यहाँ ले जाया जाए और यहीं पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर दी जाए, या इंडस्ट्रीज़
लगा दी जाए। तो क्या होगा, यही प्रोडक्शन होगा, ये लोग यहाँ काम करेंगे और यहीं पर इन वस्तुओं को बेच दिया जाएगा अच्छे दामों में। तो इसमें क्या होगा, व्यापारी को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उसका जो आने जाने का खर्चा था वो बच रहा था। यहीं रॉ मटेरियल हो जाएंगे, यहाँ पे उसने ज़मीन खरीद ली, वहाँ पर फैक्ट्री लगा दी, रॉ मटेरियल ला दिया, वहीं पे इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो ये है कैपिटलिज्म। ठीक है, ऐसे ऐसे कैपिटलिज्म इवॉल्व हुआ था। इसमें क्या होता है कि अब इसमें कैपिटलिज्म है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी पर बिलीव करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी मार्केट को फ्री कर दो। बताया था मैंने, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, मार्केट फ्री रहेगा। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट फ्री है। अब दो फैक्ट्रीज़ हैं, दोनों पेन बना रही हैं, तो आपस में उनका कंपटीशन होगा, क्योंकि लोगों को ख़रीदना है, तो लोग तो वही पेन खरीदेंगे जो अच्छी क्वालिटी में उनको ठीक रेट पे मिल जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट्रीज़ आपस में कंपटीशन करेंगी कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इनके पेन के दाम भी रीज़नेबल होने चाहिए और लोग इनको ख़रीदें। तो इन्होंने क्या कहा, कैपिटलिज्म क्या कहता है कि हम अगर स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा तो अच्छी चीज़ें बनेंगी, कंपटीशन होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म में जैसे मैंने अभी बताया था कि ये यहाँ से जो चीप लेबर था वो यहाँ जा रहा था, तो ये जो लेबर था, इनको रहने की कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। व्यापारी को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। यहाँ वो स्लम एरियाज़ में गंदे तरीके से रह रहे थे, उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, छोटे छोटे घरों में रह रहे थे, क्योंकि इनको इतना पैसा नहीं दिया जाता। अब जैसे इन्होंने कहा कि फ्री मार्केट, तो फ्री मार्केट का मतलब स्टेट इंटरवेन नहीं कर रहा, तो यानी व्यापारी जितने चाहेगा उतने दाम इनको देगा। अब मान लो वर्कर्स हैं 100, व्यापारी है सिर्फ एक, अब इसको सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत है, तो वो इसमें से कहेगा कि भाई तुम 100 में से 50 लोग चलो मेरे साथ, मैं तो 10 रुपये ही दूंगा एक जने को। तो मान लो 50 लोग, अब 100 है, इनमें आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि सबको कमाना है, वरना तो ये भूखे मरेंगे। तो ये लोग क्या है, सस्ते से सस्ते दामों में भी इसके साथ जाने को तैयार हो जाएंगे। तो यानी अगर चाहेगा तो ये कम रेट में भी इनको ले जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि इतने सस्ते दामों पर इनसे काम करवाया गया, इनको इतनी कम सैलरी दी गई, इनकी रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इनकी हेल्थ की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। दूसरी जगह पलायन कर गए, सिटीज़ में जहाँ पे फैक्ट्रीज़ लग रही थी वहाँ पर इनको स्लम एरियाज़ में रखा गया, इनकी कंडीशंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट का इंटरवेंशन था नहीं, व्यापारी की मर्ज़ी, व्यापारी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था कि उसका प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी ये लोग कैसे भी कंडीशंस में रहें, इनको कम से कम पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी इनको कम से कम पैसा देगा तो व्यापारी के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक पेन 10 रुपये का बनता है, ठीक है, अब व्यापारी ने 2 रुपये इस पेन में से बनाने वाले को दे दिए, यानी उसको सिर्फ 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसने 10 रुपये का बेचा, क्योंकि 2 रुपये तो उसकी लागत आ गई। तो क्या करेगा, मान लो 1 रुपया ही दे रहा है, तो उसको कितने का पड़ा, बेचेगा वो 9 रुपये का, तो यानी उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेगा कि मज़दूरों को कम से कम सैलरी दी जाए, ताकि उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ये था कैपिटलिज्म। यानी इसमें क्या होता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, कोई भी आदमी बिज़नेस अपना कर सकता है, अगर आदमी में कैपेबिलिटी है तो वो अपना बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें प्रॉफिट कमा सकता है। और इसमें जो व्यापारी हैं उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें कंपटीशन होता है, आपस में लोग कंपटीशन करते हैं, अच्छी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, और सप्लाई और डिमांड के आधार पर जो है वो प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं। ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअलिज्म में, इंडिविजुअल राइट्स में, कि भाई इंडिविजुअल के पास इतनी रेशनलिज्म है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, सोसाइटी की जगह। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि इनकम की इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि व्यापारी था उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, और जो वर्कर्स थे, मज़दूर थे, उनके पास तो कुछ पैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको इतने कम रेट में रखा जाता था कि उनकी वर्किंग कंडीशन ही इम्प्रूव नहीं हो पाती थी उन पैसों से, तो वो धन का संचय तो कहाँ से करें। तो अब क्या हुआ, इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई। क्यों? क्योंकि एक क्लास तो हो गई बहुत रिच क्लास जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, और एक क्लास हो गई पुअर क्लास जिनके पास बहुत ही कम पैसे थे। तो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई, पैसों की इनइक्वालिटी, एक डिवाइड बन गया रिच और पुअर क्लास के बारे में। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये था।
ठीक है। सेकंड था कि चाइल्ड लेबर, इनको तो काम करवाना, अपना प्रॉफिट देखना, बच्चे सस्ते में काम कर दे तो चाइल्ड लेबर। और मैंने बताया था हेल्थ और लिविंग कंडीशंस इंप्रूव नहीं हुई। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स यानी वर्कर्स का शोषण होने लग गया, क्योंकि उनको मनमाने दामों पर वो ले जाते थे और उनको काम करना पड़ता था। स्टेट इसमें कोई हस्तक्षेप करता नहीं था उनके कोई भी राइट्स के लिए। अगर कोई बीमार हो रहा है, कोई मर रहा है, तो स्टेट उस अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देता था। कोई बीमार हो रहा है तो उसके लिए हेल्थ फ्री है, या फिर उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, ऐसा कुछ भी इसमें प्रोविज़न नहीं था। ठीक है, तो ये भी हो रहा था। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी सिटीज़ में, क्योंकि ज़्यादा लोग जा रहे थे तो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही थी। उससे पोल्यूशन, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी उनसे पोल्यूशन हो रहा था। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा था। मोनोपोली आ रही थी। मोनोपोली मतलब कि जैसे एक फैक्ट्री है, वो पेन बहुत अच्छा बना रही है, स्टार्टिंग में उसने पेन बहुत अच्छे बनाए, काफ़ी अच्छे बिके, तो उस फैक्ट्री का नाम हो गया कि भाई पेन में तो ये, अगर कंज्यूमर सोचने लगे कि अगर हमें पेन खरीदना है तो उसी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक तरह से उस पेन पर उस फैक्ट्री की मोनोपोली हो जाएगी, यानी पेन खरीदना तो वहाँ से, तो उसका अधिकार हो जाएगा। अब उसको पता है उसका पेन अच्छा चलने लग गया, तो हो सकता है वो अपने पेन की रेट बढ़ा दे, और लोग खरीदेंगे भी क्योंकि लोगों ने विश्वास किया कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्या करेगा, वो मनमाने दामों पर अपना पेन बेचने लग जाएगा, मनमाने दामों पर मजदूर रखने लग जाएगा। और जैसे पेन है उसका प्रोडक्शन वो कंपनी कर रही है, तो दूसरी कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, वो उसका कंपटीशन करने में उससे डरने लग जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हमारे पेन तो बिकेंगे नहीं इस कंपनी के सामने। तो जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो इतने पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इस फैक्ट्री, अब ये फैक्ट्री के पास मोनोपोली, एकाधिकार है उस पेन को बनाने का, इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने खूब पैसा कमाया इसके पेन बिके, तो इसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, अच्छा पेन का प्रोडक्शन हो रहा है। छोटे उद्योग धंधे कंपटीशन कर नहीं पाएंगे, तो क्या होता है, इसमें एकाधिकार बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस यानी इसका रिजल्ट एक ये भी था। एक था कि प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होने लग गई। प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी, प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि अगर फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो पेन का प्रोडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर तो ये फैक्ट्री क्या है, पेन का प्रोडक्शन करेगी। वो ये नहीं देखेंगे कि लोगों को इसकी रियल में ज़रूरत है, यानी अगर उनका सामान बिक रहा है, यानी कुछ भी चीज़ है उसका प्रोडक्शन हो रहा है और वो बिक रही है, तो उसका प्रोडक्शन करते जाएंगे, चाहे समाज को उसकी रियल में ज़रूरत हो या नहीं हो, चाहे गरीब लोगों को उसको ज़रूरत हो या नहीं हो, गरीब लोग उसको ख़रीद पाएँ चाहे नहीं ख़रीद पाएँ। लेकिन अगर उसका बिक रहा है, कोई भी है, चाहे गैर ज़रूरत का सामान है, कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है सोसाइटी के लिए, फिर भी वो बेचेंगे, क्योंकि उनके प्रॉफिट उनको मिल रहा है, क्योंकि है प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, क्योंकि सब कुछ है वो प्राइवेट ओनरशिप है, स्टेट कुछ देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, ना रेगुलेट कर रहा है नियम, ना टैक्स लगा रहा है। टैक्स भी सिर्फ इतना लगेगा कि वो लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। ठीक है, तो अब एक क्या होता है, इससे रिच बहुत ज़्यादा रिच होता जाता है, और गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होता जाता है, क्योंकि स्टेट है उसने कोई हेल्प नहीं की, और रिच है वो अपने मनमाने तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मनमाने तरीके से उसको अपने वेजेस पर रख रहा है। ठीक है, तो ये जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस थे कैपिटलिज्म के, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, लोगों की हेल्थ बिगड़ने लगी, तो वर्कर से डिमांड करने लग गए कि क्यों ना ये जो प्राइवेट ओनरशिप है ये पब्लिक ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे क्या हुआ, सोशलिज्म की विचारधारा का उदय हुआ, तो जो हम अगले पार्ट में देखेंगे।